हेलो एवरीवन। आज दीपावली है। आज सबके घर में दिया जल रही होगी, बट मेरे घर का एक दिया बुझ गया है और इसका रीज़न मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। घर वालों को दूँ कि खुद पे लगाऊँ या गवर्नमेंट पे डालूँ या रिम्स पे डालूँ। मेरे दादाजी बीमार थे और कल एक्सपायर हुए और आज अंतिम संस्कार करके कुछ घंटे पहले मैं जस्ट आया हूँ। और हम लोगों ने सबसे पहले रिम्स ले गया था उसे। रिम्स में सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड पे रखा गया। और ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये रिम्स की ना ज़मीनी हकीकत है और पता नहीं गवर्नमेंट अवेयर है कि नहीं और डॉक्टर्स अवेयर हैं कि नहीं और आम जनता अवेयर्स है कि नहीं। ये एक्चुअली जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है ना, इसमें आम जनता की होती है। तो हम लोग ने दादाजी को मंगलवार के दिन करीब 5 दिन पहले रिम्स ले गया था। सबसे पहले इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया, उसके लिए टिकट खरीदा मुझे उस समय रिम्स पे भरोसा था। मुझे ये लगता था कि रिम्स इज़ लाइक वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो मुझे लगता था कि वहाँ फैसिलिटी अच्छी होगी एंड डॉक्टर्स भी अच्छे होंगे। एंड बट वहाँ जाके सब कुछ उल्टा निकला। वहाँ के डॉक्टर्स जो एक्चुअल डॉक्टर्स थे वो कभी रिम्स में आते ही नहीं हैं। ना तो आपको इमरजेंसी में जनरली मिलेंगे, ना तो कोई ओपीडी में मिलेगा। वहाँ पे जो डॉक्टर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली लर्नर होते हैं, जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे होते हैं और उन्हें ना काम बाँट दिया जाता है यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इसके हिसाब से उनकी ड्यूटी होती है। एक दिन यूनिट 1 लगेगा, तो दूसरा दिन यूनिट 2 लगेगा, तो तीसरा दिन यूनिट 4 लगेगा। तो दिक्कत पता है क्या होती थी कि अब पेशेंट्स को ले जाओगे, लेकिन एक ही टेस्ट तुम्हें बार-बार करवाया जाएगा, क्योंकि यूनिट चेंज होने से लोग चेंज होते हैं एंड लोग चेंज होने से सब बस फॉर्मेलिटी के तौर पे देखेंगे पेशेंट्स को एंड जस्ट टाइम पास करने की कोशिश करेंगे। मतलब इन द सेंस वो एक्चुअल में पेशेंट को देखते नहीं हैं। वो पेशेंट के जो देखभाल करने वाले लोग हैं, जो पेशेंट मरीज को ले जाते हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से बिजी करवा देते हैं। आई मीन टू से किसी टेस्ट में बिजी करवा देते थे एंड या तो फिर ब्लड टेस्ट में। तो हम लोग ने इमरजेंसी में भर्ती करा था। वहाँ यूनिट 4 का था उस समय ड्यूटी, बट उन्होंने कुछ टेस्ट करवाया। हमने टेस्ट रिपोर्ट ला के दिया उन्हें, बट उन्होंने कभी उसे एक नज़र भी नहीं देखा। फिर दूसरे में लग गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे मानो वो फॉर्मेलिटी निभा रहे हैं, जस्ट अ टाइम पास, नथिंग लाइक उनके दिल में कुछ हो। आई डोंट नो व्हाई। एंड कोई सीनियर डॉक्टर तो वहाँ था ही नहीं इमरजेंसी में। वहाँ के जो सब कुछ काम वगैरह जो भी देख रेख कर रहे थे, वो सारे केवल नर्स ही कर रहे थे और डॉक्टर्स का मतलब वही लर्नर थे, जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे वही है, जो जो बेसिक चीज़ें होती है, पानी चढ़ाना, यही सब बस कर रहे थे वो लोग। फिर इमरजेंसी में जब हमने रिपोर्ट दिखाया तो हमें बोला गया कि हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट नहीं है और ये इंस्ट्रूमेंट आपको ओपीडी में मिलेगा। तो इसके लिए उसमें रात के 3 बज गए थे, तो हम लोगों ने घर चला आया। एक्चुअली हम लोग खुद से नहीं आए, वहाँ के जो स्टूडेंट थे, आई मीन मेडिकल स्टूडेंट, तो जो आई मीन जो डॉक्टर के प्लेस पे थे, उन्होंने ही कहा कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आप कल सुबह 8 बजे ओपीडी में दिखा दीजिएगा। तो हमने उनकी बात मानी और घर चले गए। फिर सुबह जब हम लोग आए वहाँ पे, तो हम लोगों ने सीधे इमरजेंसी में घुस के बात करी कि भाई आप लोगों ने बोला था कि आप लोगों ने कहा था कि ओपीडी में शिफ्ट करने के लिए। तो वहाँ के जो डॉक्टर, आई मीन टू से मेडिकल स्टूडेंट, वो बोले
कि जो कल थे वो लोग का शिफ्ट चेंज हो गया, हम लोग नए हैं और कल के लोगों के रिपोर्ट पे हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको फिर से रीटेस्ट करवाना पड़ेगा। बंदा यहाँ पे सीरियस है और फिर से वो लोग रीटेस्ट कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने फिर से रीटेस्ट कराया और इसके बाद उन्होंने कहा कि इसे अब टेस्ट, उन्होंने फिर दोबारा से जो टेस्ट का रिपोर्ट उन लोग को ला के दिया, तो उन्होंने बस एक नज़र मारी, ऐसा कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई डॉक्टर देख रहा हो, ऐसा लग रहा था कि बस पल्ला झाड़ना है, वो लोग बस पल्ला झाड़ना चाह रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि जाओ ओपीडी विदाउट लिखे। अब हम लोग सीधे मरीज़ को लेके ओपीडी गए रिम्स के दूसरे बिल्डिंग में। फिर वहाँ के जो ओपीडी थे, आई मीन टू से एसओपीडी, सर्जरी ओपीडी, वहाँ पे जब मरीज़ को लेके गया तो वो लोग आपस में ही लड़ने लगे कि आपने क्यों भेज दिया यहाँ पे, ऐसा क्यों किया, पहले वहाँ देखो, इमरजेंसी में देखो। फिर हमें दोबारा से वापस वहीं भेज दिया गया। अब जब हम लोगों ने वहाँ गया वापस इमरजेंसी में, तो कोई मतलब कोई देखने के लिए था ही नहीं। नर्स थी बस, वो बस वही बेसिक चीज़ें जो पानी टाइप से होता है लिक्विड, वही चढ़ाए जा रहे थे, नथिंग एल्स। मतलब रिम्स का इतना स्थिति गंदा था कि पूछो मत। डॉक्टर के नाम पे जो सीनियर डॉक्टर थे सब घर में थे और घर में आराम कर रहे थे और यहाँ पे मरीज़ मर रहे थे। मैंने वहाँ पे देखा 3-4 लाश से अपनी नज़र से निकलते हुए, 2-4 लोगों को मरते हुए। इतना स्थिति मैंने कभी नहीं देखा था। जो ट्रस्ट मेरे को रिम्स में था वो दम से टूट गया था। और मेरे दादाजी इस हालत में थे कि वो चल नहीं सकते थे, तो हम उन्हें और कहीं ले नहीं जा सकते थे क्योंकि अप डाउन और ज़्यादा नहीं कर सकते थे। एनी हाउ हमें डॉक्टर ढूंढना था और उन्हें दिखाना था, इसलिए वहीं पे फाइट करने पे लगे हुए थे। रात के 10 बज गए थे, ब्लड कम हो गई थी दादाजी के, तो किसी तरह वही मेडिकल स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करके फिर खुद से ही डिसीज़न लिया कि उसका ब्लड चढ़वाते हैं। इनफैक्ट हम लोग डॉक्टर नहीं थे, फिर भी खुद से डिसीज़न लिया कि डॉक्टर ब्लड चढ़वाते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन एकदम से कम था। वो लोग बस बोलते थे कि ब्लड चढ़ाना है, बट लिख के नहीं देते थे ना, तो कुछ करके देते थे यार। मतलब ऐसा गंदा स्थिति हो रखा था, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार ही नहीं था वहाँ पे। वहाँ के नर्सेस अच्छे थे बट डॉक्टर एकदम बेकार है। अगर आप किसी का लाइफ बचाना चाहते हो ना, सीरियसली आपके परिजन हो, तो कृपया करके वहाँ कभी मत ले जाना। लास्ट ऑप्शन रखना, ले जाना, थोड़ा सा भी पैसा हो, थोड़ा सा भी प्राइवेट में चले जाना ज़्यादा बेटर है। मतलब आधा सरकारी में चले जाना, भले ही वहाँ पैसा नहीं लगता बट डॉक्टर की अवेलेबिलिटी एकदम ज़ीरो है और डॉक्टर कभी अवेलेबल ही नहीं होते हैं और उनके पास 10 एक्सक्यूज़ रहता है। कि मैंने बात करा था नर्सेस से, तो उन्होंने कहा कि यार कि 2-3 महीने तक सैलरी नहीं आती, ऑपरेशन थिएटर में घुसे रहते हैं। ठीक है, आपकी बातें तो ठीक है, लेकिन अगर आपकी सैलरी नहीं आती तो आप आवाज़ उठाओ ना। अगर आप ऑपरेशन थिएटर पे रहते हो दिन भर खड़े, तो अपने और दूसरे बंदे एज अ डॉक्टर हायर कर लो ताकि मरीज़ को देखा जा सके। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, बस सब अपना पद पे बैठे हुए थे, जैसे चल रहा है बस वैसे ही चलने दे रहे हैं। रिम्स में जान की कीमत नहीं है वहाँ पे। मतलब आपको ना दिन भर बस डॉक्टर के पीछे भागना है। डॉक्टर मिल जाए तो किस्मत भरोसे, और ना मिले तब भी किस्मत भरोसे। मतलब आप दोनों तरफ से फंस जाते हो। एक तो मरीज़ का आपको तकलीफ़ दिखाने जाएगा, ऊपर से डॉक्टर नहीं मिल पाएगा। तो इस सब चक्कर में मेरे दादाजी गुजर गए। फिर हुआ क्या था कि उस समय हम लोग इमरजेंसी में ही थे, इस तरह ब्लड चढ़वाएँ। और फिर सुबह उस दिन तक बुधवार हो चुकी थी, बुधवार रात भी हो गई थी। बुधवार रात को हम लोग 1 यूनिट ब्लड किसी तरह से चढ़वा दिया था, बट स्थिति में कोई सुधार नहीं था। फिर इमरजेंसी वाले बार-बार ओपीडी भेज रहे थे, ओपीडी वाले बार-बार इमरजेंसी भेज रहे थे। बंदा जाएगा कहाँ? इमरजेंसी की ओपीडी, इधर-उधर चक्कर काटे जा रहा है और वहाँ मरीज़ का टाइम निकला जा रहा है यार। मतलब इतना गंदा स्थिति मैंने कभी लाइफ में नहीं झेला यार।
एक क्या होता है आम आदमी, मैं एक टैक्स पेयर हूँ, दिल्ली में जॉब करता हूँ, टाइम निकाल के आया हूँ। अगर टैक्स पे करता हूँ तो कुछ तो बिलीव करूँगा ना। बट वैसा फैसिलिटी के नाम पे कुछ नहीं था। डॉक्टर अपना सैलरी उठा रहे थे, नर्स तो अपना काम कर रहे थे, मतलब उनकी सैलरी लो थी, बट वो लोग बंदों का फीलिंग समझ रहे थे। और जो मेडिकल स्टूडेंट्स थे, उनका तो फीलिंग का घंटा ही फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऐसे लग रहे थे कि बड़े-बड़े सिल्वर स्पून वाले लोग आए हुए हैं और छोटे लोगों को देख रहे हैं। वहाँ छोटे तबके के लोग मोस्टली थे, मतलब लोअर गरीब तबके के लोग थे, वो ज़्यादा कंप्लेन करते नहीं थे। अब जब हम लोग फाइनली जब ओपीडी गए, फिर इमरजेंसी के बीच में लड़ाई हो रहा था कि कौन देखा, कौन नहीं देखा। इस बीच में मरीज़ का टाइम जा रहा था यार। मरीज़ मर रहा था, दादाजी मर रहे थे मेरे। तब फिर एक कोई अच्छा बंदा था, उन्होंने किसी तरह कन्विंस करके हमें ओपीडी में एक वार्ड में किसी तरह से दाखिला करवा दिया। तब तक थर्सडे आ चुकी थी। अब हम लोग वार्ड पे तो चले गए। अब शिफ्ट करते-करते इतना टाइम हो गया कि इवनिंग शाम का समय हो गया और हम लोग ट्यूसडे से लगे हुए थे वहाँ रिम्स में भर्ती करने। 2 दिन हो गए थे। तो 2 दिन में भी एक भी उपचार नहीं हुआ था। वही बस पानी जैसा लिक्विड बस चढ़ाए जा रहे थे। आई डोंट नो उसमें क्या था। अब पूरा दादाजी का शरीर पानी टू पानी हो गया था, शरीर से पानी बाहर निकल रहा है। अब करे तो करे क्या? तो मतलब सही नहीं है। ये सब ना कुछ सही नहीं लगा वहाँ का सिस्टम देख के। डॉक्टर कभी अवेलेबल ही नहीं थे। कम से कम दिन में तो सीनियर डॉक्टर को एक बार तो बंदे को विज़िट करके देख लेना चाहिए था। इतना भी क्या बिज़ी होना है यार। वहाँ पे बंदे अपना टाइम निकाल के आ रहे हैं। मतलब कुछ भरोसा करके ही आ रहे हैं ना। कुछ लोग तो चलो ठीक है, गरीब लोग होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं, तो वो आते हैं। बट कुछ लोग तो ट्रस्ट के भरोसे आते हैं ना, उनका ट्रस्ट तो कायम रखो। शाम हो गया था हमें शिफ्ट करते-करते। किसी तरह से D2 सर्जरी डिपार्टमेंट का D2 में एक बेड मिल गया, बड़ी मुश्किल से। इतना मशक्कत करने को 3 दिन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे के साथ 3 दिन तक हम लोग ने बस इतना मेहनत करने के बाद बस D2 का एक वार्ड ही ले पाए, उसमें भी एक बेड। ठीक है, वहाँ पे नर्स अच्छे थे, उन्होंने हेल्प करा। उन्होंने बोला कि यार तुम्हारे दादाजी की इतना कंडीशन सीरियस है, मेडिकल स्टूडेंट्स मतलब डॉक्टर्स को बोलो, जो जूनियर डॉक्टर हैं उन्हें बोलो कि किसी तरह आईसीयू में शिफ्ट कर दे, क्योंकि वहाँ रात में ट्रीटमेंट चल सकती है, डॉक्टर आ सकते हैं। वो भी उम्मीद था, और आएंगे कि नहीं आएंगे उसकी भी कोई गारंटी नहीं थी। और हम वहाँ से कहीं ले नहीं जा सकते थे, क्योंकि स्थिति दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। तो फिर थर्सडे के इवनिंग किसी तरह कोई जूनियर डॉक्टर कन्विंस करके मैंने उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया, सर्जरी आईसीयू जिसे कहते हैं। वहाँ भी बेड मिल गया, बट डॉक्टर का था ही पता नहीं, कोई जूनियर डॉक्टर आया ही नहीं देखने उस दिन। थर्सडे का नाइट भी चला गया यार, ब्लड के चक्कर में। फिर सुबह एक वही मेडिकल स्टूडेंट आया, बोलता है कि इसका ब्लड क्यों नहीं चढ़वाया। तो हम लोगों ने कहा कि यार कोई देखने ही नहीं आया। जूनियर डॉक्टर जो थी बस नर्स थी, और नर्स बोल रही थी कि जो डॉक्टर लिखेगा बस वही करेंगे, और जो ट्रीटमेंट पेपर था उसी में ही बस लिखा हुआ था सब कुछ। बस वही पानी जैसा लिक्विड, बस वही चढ़ाए जा रहे थे। तो फिर बस आया, 1 मिनट रुका, मुश्किल से 1 मिनट रुका होगा, ये करा, कुछ लिखा नहीं और चला गया। अब उसने कहा कि ब्लड चढ़वाना है। अब बोला कि ब्लड चढ़वाना है, हीमोग्लोबिन कम हो रखा है, सेम बातें। मैंने कहा कि यार जो मेन प्रॉब्लम है वो तो देखो। बोला नहीं, पहले ब्लड चढ़वाओ, उसके बाद करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने नर्स के पास गया, बोला यार इस पे ब्लड चढ़ा दो। तो बोलती है कि डॉक्टर ने कुछ लिखा ही नहीं, तो हम लोग ब्लड कैसे चढ़ाएंगे। अब डॉक्टर जो था वो तो बस बोल के चला गया था, कुछ लिखा था नहीं, हमें कुछ आइडिया था नहीं कि ये भी सीन होता है। तो सुबह का जो राउंड था वो चला गया। अब करे तो क्या करे, ब्लड कैसे चढ़वाएं। तो फिर किसी तरह
उस डॉक्टर को खोज के निकाला गया, मतलब बड़ी मुश्किल से यहाँ आया, दौड़े पूछे, फिर उसने लिखा ब्लड। फिर ब्लड बैंक पे गए हम लोग, ब्लड बैंक पे गए ब्लड लेने के। चलो ठीक था, प्रोसीजर था कि डोनर मिल जाए, तो डोनर जब ब्लड देगा तो उसके एक्सचेंज में हम लोग ब्लड दे देंगे। तो पहला दिक्कत हुआ, जो टोकन बांटने वाला बंदा था वो अपना कुर्सी पे बैठा ही नहीं, काउंटर पे बैठा ही नहीं। अब वो जब अंदर जाके पूछा तो बोलता है काउंटर पे जब बैठेगा बंदा तभी आएगा। अब फिर मैंने 2-4 लोगों से पूछा, किसी ने जवाब दिया कि वो जब आएगा तभी होगा, किसी ने कहा कि शिफ्ट चेंज हो गया तो टाइम लगेगा, किसी ने कहा कि 9 बज जाएगा, 9 बजे बंदा बैठेगा, अभी बाहर गया हुआ है। यार बंदा यहाँ पे मर रहा है ब्लड के लिए, वहाँ पे लाइन लगी हुई है बंदे के, कोई 100 टोकन, कोई 150 टोकन लेके बैठा हुआ है। टोकन नंबर 100, टोकन नंबर 150, नंबर चल रहा है 40, नंबर था 170 तक, 180 मुझे मिलता है 171। अब मेरा नंबर आते आते 2 दिन निकल जाता। अब वहाँ भी इतना सिस्टम गंदा था कि काउंटर बैठा ही नहीं, कोई ब्लड लेने वाला था नहीं, जिसका पैरवी था, जिसका सोर्स था, बस उसे ही ब्लड दिया जा रहा था, जिसका एमएलए से या गवर्नमेंट ऑफिसर से कॉन्टैक्ट थे उन्हें ब्लड दिया जा रहा था। इतना स्थिति ख़राब था, मैंने रिम्स का कभी नहीं देखा था। आई मीन मुझे लगता है कि हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का यही सीन होगा। और मैं ये वीडियो शायद यूट्यूब में डाल दूँगा, जो भी भाई बहन देख रहे होंगे, जो रिम्स आने के लिए सोच रहे हो, किसी एक को भी अगर मैं उसकी रिम्स की हकीकत बता पाऊँ तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य हो, शायद किसी की जान बच जाए। अगर आपके परिजन सीरियस हैं तो कभी मत ले जाइए, पहले प्राइवेट में ले जाइए, वहाँ अच्छे तरह से उपचार कराइए, चाहे आधा सरकारी में ले जाइए, वहाँ उपचार कराइए। वहाँ से जब भरोसा उठ जाए तो लास्ट में रिम्स आ सकते हैं, बट रिम्स आने के बाद कभी उम्मीद मत रखिएगा कि आपके परिजन जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ स्थिति बहुत गंदा है कि बंदा ब्लड के लिए लाइन लगाता है, मरीज़ तड़प के मर जाएगा, मरने के बाद ब्लड मिलता है। प्लाज्मा का भी सेम सीन है। टोकन नंबर के वो लोग तो लाइन तो लगा देते हैं, बट नंबर आता है 1-2 दिन के बाद। सिर्फ गंदा था। तो फिर मैंने देखा कि यार यहाँ पे स्थिति गंदा है, तो हमें ब्लड बाहर से लेना पड़ेगा। फिर बाहर में हेल्थ पॉइंट एक हॉस्पिटल है, वहाँ ब्लड बैंक था, वहाँ पे चले गए। फिर वहाँ पे हमने 1570 रुपये में ब्लड ख़रीदा विथ डोनर से ब्लड डोनेट करवाया। एक्चुअली डोनर मैं ही था, मैंने ब्लड डोनेट किया और कुछ 1-2 बंदे भी थे, उनसे भी करवाया, लेकिन अगले दिन करवाया था क्योंकि ब्लड बैंक का भरोसा उठ गया था। तो फिर वहाँ से ब्लड खरीद के लाया, प्लाज्मा खरीदा। डॉक्टर का अता पता नहीं, करे तो करे क्या। फिर कैसे इवनिंग में डॉक्टर आया, बोला कि ब्लड नहीं चढ़ाया। मैं कहा भाई सैंपल दोगे तब तो चढ़ाऊँगा ब्लड। किसी तरह रिक्वेस्ट करके किसी और डॉक्टर से हम लोगों ने सैंपल निकलवाया था। फिर भी नर्स वहाँ पे कंफर्मेशन मांग रही थी कि यार जब तक डॉक्टर नहीं बोलेगा, डॉक्टर नहीं लिखेगा यहाँ पे, तब तक हम लोग ब्लड चढ़ाएंगे नहीं। ब्लड था बट ब्लड चढ़ाए नहीं। क्या बोल रहे, इतना गंदा स्थिति था ना, पूछो मत। फिर इवनिंग में उन्होंने ब्लड के लिए लिखा, तो प्लाज्मा का 2 यूनिट चढ़ा, ब्लड का 2 यूनिट चढ़ा, टोटल 3 यूनिट। फिर फ्राइडे की नाइट में निकल गए, बस ब्लड चढ़ाते हैं, हीमोग्लोबिन सुधारते जा रहे थे। तब तक सुबह पानी इतना चढ़ चुका था, 4 दिन से ट्रीटमेंट नहीं हुआ था, ट्रीटमेंट सही से हुआ नहीं था। तो दादाजी का जो शरीर था एकदम ठंडा पड़ चुका था, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लग गई। जो मेन प्रॉब्लम थी उनकी, जो लैट्रिन होता है उससे खून आता था, इसलिए उसे कभी किसी ने देखा ही नहीं,
सब लोगों ने बस ये देखा कि इसका हीमोग्लोबिन कम है, ब्लड चढ़ा और प्लाज्मा चढ़ा, दैट्स इट। मेन प्रॉब्लम तो देखना चाहिए था। उनके जो डॉक्टर थे वो पंकज बोत्रा सर थे। सर ही क्यों बोल रहा है, शक्ल तो देखा भी नहीं। पंकज बोत्रा जी थे। उनका पता नहीं, उनका कोई अता पता नहीं था। उनका केबिन के बाहर मैंने 4-5 बार गया, इनफैक्ट 10 बार गया होगा मैं 2 दिन में, बट कभी नहीं मिले। मल्टीपल टाइम्स मैंने नर्स से पूछा, वही एक्सक्यूजेस ओनली एक्सक्यूजेस। 2-3 दिन तक कंटिन्यू वार्ड का चक्कर काटा, बट कभी डॉक्टर मिले नहीं। कभी ऑपरेशन थिएटर, कभी इस वार्ड, कभी उस वार्ड। और उस पंकज बोत्रा के अंडर जो जूनियर मेडिकल स्टूडेंट थे, बस वही आ रहे थे। कुछ स्टूडेंट थे जो हमदर्दी दिखा रहे थे, बट उनके पास नॉलेज की थोड़ी कमी थी। जो सीनियर्स थे, कुछ रूड थे, कुछ नॉर्मल थे, कुछ सही भी थे, बट क्या ही कर सकते हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे बड़ी बात थी, कोई लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। कोई खुल के चेक करने को तैयार नहीं था। बस ऐसा लग रहा था कि जैसे फॉर्मेलिटी है, राउंड 1 में जाना है सुबह, राउंड 2 में इवनिंग में जाना है। बस पेशेंट को देखना है, ताकि कोई ना बोले कि डॉक्टर पेशेंट को देखने नहीं आया, देखने आया था, कुछ टिक लगाना है। बस ऐसे ही करना था यार, फॉर्मेलिटी बस निभा रहे थे लोग। और किसी का बस 2-3 का हफ्ता में ऑपरेशन कर देते थे, 4-5 जो भी थे, ताकि रिकॉर्ड्स में मेंटेन रहे कि हम लोग इतना काम कर रहे हैं। बट ज़मीनी हकीकत कुछ और थी, जो वहाँ जाने के बाद पता चला, जब मेरा ट्रस्ट टूटा। मैं अदर कंट्रीज में भी घूमा हूँ, फ्रांस गया, नीदरलैंड गया मैं, और इटली गया। वहाँ का सिचुएशन इतना बहुत सही था यार। मतलब वहाँ मैं जनरली लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट स्कूल ही प्रीफर करते हैं। इंडिया में कभी गवर्नमेंट स्कूल एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रीफर नहीं करना चाहिए, बशर्ते कि आपके पास पैसा ना। फिर जब सुबह फ्राइडे का दिन तो ऐसे ही निकल गया था प्लाज्मा ब्लड चढ़ाते हुए। सैटरडे के सुबह दादाजी का शरीर एकदम ठंडा हो गया था, 4 दिन से ट्रीटमेंट नहीं मिले थे। तो फिर 3 के 2:30 बजे, हमारे 2:30 से 3 बजे के बीच में हमारे दादाजी ने सांस लेना बंद कर दिया। फिर उनके मरणोपरांत उनकी जो प्रोसेस निकालने का जो प्रोसीजर था वो फास्ट था, बट उपचार करने का प्रोसीजर फास्ट नहीं था। उनका प्रोसीजर था बेड खाली करने का प्रोसीजर फास्ट था। तो ओवरऑल समरी ये थे कि हम लोग गए थे ट्यूसडे इमरजेंसी में थे। जो जूनियर डॉक्टर मेडिकल स्टूडेंट थे वो फॉर्मेलिटी निभा रहे थे, बस पानी का बोतल चढ़वा रहे थे। ओपीडी बार भेजे थे, ओपीडी वाले एसओपीडी वाले इधर बार इमरजेंसी भेज रहे थे। तो इनके बीच में हम लोग उलझे रहे। वेडनेसडे तो ऐसे ही निकल गया। वेडनेसडे फिर बड़ी मुश्किल से हम लोग वहीं इमरजेंसी में ही रहे। फिर थर्सडे वार्ड में शिफ्ट करते करते लग गया। जब वार्ड में शिफ्ट हुआ तो वार्ड में शिफ्ट हुए, थर्सडे को तो कोई डॉक्टर नहीं था। फ्राइडे सुबह राउंड 1 में कोई जूनियर डॉक्टर्स आया, मेडिकल स्टूडेंट्स, वो देखा, बोला ब्लड चढ़ाना, लिखा नहीं। तो नर्स को बोले तो फिर नर्स बोला बिना डॉक्टर के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। डॉक्टर केबिन गया, बट कुछ मिला नहीं। तो फिर हमने सोचा कि चलो डॉक्टर ने बोला है तो किसी तरह सैंपल निकलवा के ये कर लेते हैं। सैंपल निकलवा के किसी तरह गए डॉक्टर के पास। किसी ने हेल्प कर दिया था, कोई था स्टूडेंट, तो उन्होंने लिख दिया था। इवनिंग में जो पंकज बोत्रा के अंदर जो जूनियर थे वो आए, फिर उन्होंने लिखा ब्लड चढ़ाने को। फिर ब्लड चढ़ा दो, प्लाज्मा यूनिट 2 ब्लड का यूनिट। उसके बाद ब्लड चढ़ा। फ्राइडे नाइट सुबह शरीर ठंडा पड़ा सैटरडे, और फिर शाम के 2:30 से 3 के बीच में दादाजी का डेथ हो गया। फिर मरणोपरांत प्रोसीजर फास्ट हुआ निकालने का। फिर हम लोग आ गए।
तो इतना बोलने के उपरांत बस यही सजेशन रहेगा, रिम्स में कभी नहीं, लास्ट ऑप्शन ही रखना भाई रिम्स। मैंने एक अपनी लाइफ में एक बंदे को खो के मैंने ये रियलाइज़ करा है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल अनलेस एंड अनटिल प्राइवेट हॉस्पिटल जब तक जवाब नहीं देते। मैं पैसे बचाने के लिए नहीं गया था वहाँ पे, मैं बस ये मेरे एक दोस्त ने वहाँ पे सजेशन दिया था, तो लाइन में था, शायद वो सही भी था, शायद देखते हुए मैं, बट वैसा जाके फील नहीं हुआ। और फील नहीं हुआ, बस नहीं हुआ यार। मैंने बस दादाजी को खो के ये समझा कि कुछ भी हो जाए, अपने मम्मी पापा और किसी और परिजन को कभी रिम्स लेके नहीं जाऊँगा। सबसे पहले आधा सरकारी या तो प्राइवेट हॉस्पिटल, तो वहाँ से जवाब मिल जाए, देन ओनली विल गो टू रिम्स, दैट्स इट। क्योंकि वहाँ डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, फैसिलिटी है, ICU, बेड चार्ज, हर एक इंस्ट्रूमेंट है, पर डॉक्टर की अवेलेबिलिटी बहुत कम है। तुम्हें डॉक्टर के पीछे भागना पड़ेगा, सब कुछ काम करने के बावजूद भी तुम्हें सुनना पड़ेगा। मतलब कितना गंदा सीन है वहाँ का। तो आई विल से नो टू रिम्स। मैंने आपको भी सजेस्ट करूँगा भाई प्लीज़, थोड़ा बहुत पैसा हो तो चले जाना प्राइवेट। चलो भाई, मैंने तो लॉस्ट कर लिया साइन, मैंने दादाजी को इस सब चक्कर में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के चक्कर में खो दिया। आप ध्यान रखना, बस दैट्स इट।